हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आइए, फर्स्ट चैप्टर मैंने इस टॉपिक का मृदा का जो एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड की बुक है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक बुक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाली है ये हमारी, और ये चैप्टर है इसका कितने नंबर चैप्टर, 6 नंबर चैप्टर है ये इसका। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो मैंने इसके अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट मैं बना देती हूँ, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो आप उसके अंदर देख लीजिएगा। अभी हमने ऑलमोस्ट मिट्टी क्या होती है, निर्माण कैसे होता है, उसके अंदर क्या क्या होता है और किस प्रकार से हम उनको अलग अलग वर्गीकरण करते हैं उनका, वो हमने उस वीडियो में देख लिया। जलोढ़ मृदा और काली मृदा हमने उसके अंदर कर भी ली थी। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा की। जैसे कि मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे कण पे रंग पे आधारित है ये मिट्टी। ठीक है, लाल और पीली मिट्टी। पीली मृदा या सॉइल मिट्टी वॉटएवर। ठीक है, तो एक तो इसके अंदर हम देखेंगे पहले कमी क्या है और अधिकता क्या है इसके अंदर। मतलब हर मिट्टी के अंदर कुछ ना कुछ उसको उपजाऊ बनाने के लिए, उर्वर बनाने के लिए उसके अंदर खुद के कुछ पदार्थ होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, खनिज होते हैं, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। इसके अंदर क्या है, लोहे की अधिकता है। ठीक है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, किसकी अधिकता है, लोहे की, और इसी कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये मिट्टी करती क्या है, गर्म होकर क्या करती है, फैलने के कारण ये लाल हो जाती है। ठीक है, लोहा है इसके अंदर, और जब ये मिट्टी गर्म होती है तो कैसी हो जाती है, गर्म होने पे फैलकर कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर कमी की बात करें तो हम फास्फोरस, चूना और पोटास की कमी रहती है। फास्फोरस, चूना व पोटास की क्या रहती है, इसके अंदर कमी रहती है। क्षेत्र देखें इसके कि कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो देखिए ये किस क्षेत्र में मिलेगी, हमें प्रायद्वीपीय भाग में मिलेगी। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भाग में क्या किससे बनी है ये, आद्य व कैम्ब्रियन युग में जो चट्टानें थी ना उनके टूट फूट से बनी है, टूट फूट से। ठीक है, कहाँ, दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। ठीक है, आद्य व कैम्ब्रियन युग की जो चट्टानें उनके टूट फूट से बनी है। तो ये कहाँ कहाँ मिलेगी, कर्नाटक में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, और भी अगर देखना चाहो तो जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड, मेघालय, चलो लिख ही लेते हैं, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, इन आदि स्थान। ठीक है, इन स्थानों पे ये काली, लाल, पीली मिट्टी मिलेगी। ठीक है, जब ये गिल्ली हो जाती है तो कैसी हो जाती है, पीली पीली सी हो जाती है। ठीक है, ये लाल मिट्टी। फिर हम देखेंगे इसके अंदर कि ज्वार व बाजरा की खेती की जाती है। ठीक है, किसकी खेती की जाती है, ज्वार व बाजरा की। ठीक है, और जो नदी की घाटियां हैं इसके किनारे, नदियों की घाटियों में कैसी हो जाती है, कैसी खेती किसकी की जाती है, धान की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। फिर इसके बात करें कि इसके निर्माण के कारण ये 2 भागों में बंट जाती है। कैसे, लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी या मृदा वॉटएवर कह लो। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। तो देखिए ये ऊपर की है, जिस कारण क्या है, ये इसमें कंकड़, ये लाल, क्योंकि दोमट कैसी होती है, महीन होती है, चिकनी होती है थोड़ी, तो ये नीचे की, ये ऊपर की, ऊपरी भागों में पाई जाती है। और क्या होंगे, इसमें कंकड़ अधिक होंगे। ठीक है, ये कैसी होगी, फिर महीन होगी। ठीक है, महीन होगी, कंकड़ कम होंगे और निचले भागों में पाई जाएगी। ठीक है, निचले भागों में कंकड़ कम होंगे, मतलब पत्थर होते हैं ना जो बहाव के साथ आते हैं वो कम होंगे, और क्या होंगे, महीन कण होंगे इसके अंदर।
फर्दर 2 टाइप्स में इसको बांट देते हैं, ठीक है। तो ये लाल मिट्टी हो गई है पूरी, समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर और देखना चाहो तो इसका एरिया देख लो। 1 मिनट। इसमें ना फेरिक ऑक्साइड भी होता है, लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम भी होते हैं इसके अंदर। लाल मिट्टी की बात करें ना तो इसके अंदर फेरस भी होता है, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम भी होता है, एल्यूमिनियम किसके अंदर, लाल मिट्टी की, मीनियम, लाल मिट्टी में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अपनी कौन सी है, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। चलिए देखते हैं लेटराइट। वैसे तो लेटर शब्द से बनी है वो, जिसका मतलब ईंट होता है, ठीक है। क्या होता है, लेटराइट। लाल पीली मृदा में और तो कुछ नहीं है, ये रविदार आग्नेय चट्टान थी वो, ठीक है, लेटराइट। लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है ये, लेटर शब्द से बना है। लैटिन के लेटर शब्द से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, ईंट। चूना लोहा होने के कारण, लोहा के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है, ठीक है। प्रचुरता की बात करते हैं या फिर अधिकता, यहाँ पे कमी की बात करते हैं। तो प्रचुरता किसकी है, लोहे की है, जिसके कारण किसका, इसका कलर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, ठीक है। और अगर बात करें इसके अंदर तो यहाँ पे मानसूनी जलवायु जो है वो मिलती है, ठीक है। किस क्षेत्रों में मिलेगी, मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में, मानसूनी जलवायु का जहाँ प्रभाव पड़ता है, जहाँ पे ये दशाएं होती है, ठीक है, उस क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलेगी, दशाओं वाले क्षेत्र में ये मिट्टी मिलेगी। और इसका विस्तार देखें तो 1.26 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है, विस्तार है। इतने भाग में ये मिलती है। जो कहाँ देखें, अब देखें कर्नाटक, कर्नाटक, राजमहल की पहाड़ियाँ, महल की पहाड़ियाँ, केरल, उस कहाँ है ये, नीचे की साइड है, ठीक है। तो केरल, राजमहल की पहाड़ियाँ हो गई, तमिलनाडु ले लो, उड़ीसा ले लो, ठीक है, पूर्वी घाट ले लो, पूर्वी घाट, ओडिशा, ठीक है। इन क्षेत्रों में ये मिट्टी मिलती है। कहाँ, ये जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, और यहाँ भी ये मिट्टी मिलती है। नीचे वाले क्षेत्र इज द सेंस, ठीक है, इस क्षेत्र में ये मिट्टी मिलती है, लेटराइट। और इसकी कमी और प्रचुरता की बात करें तो इसके अंदर क्या है, लवण, सिलिका, फास्फोरस, चूना, जीवांश ये कम होते हैं, जीवांश, चूना, लवण, ठीक है, फास्फोरस, ये सब क्या होते हैं इसके अंदर, कम होते हैं। और एल्यूमिनियम और वो तो बता ही दी कि ये अधिक होते हैं इसके अंदर। जिंक और एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा तो हो ही गया, जिंक, एल्यूमिनियम, लोहा, जिंक, एल्यूमिनियम इसके अंदर ज़्यादा होते हैं। सूखने के बाद इससे ईंट बनाई जाती है, गिल्ली होती है तो भी ये कैसी होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट रेड कलर की दिखने लग जाती है, ठीक है। और ऊंचे, जहाँ मैंने मानसूनी बता दी, जहाँ भारी वर्षा होगी, भारी वर्षा, तापमान कैसा रहेगा, ऊंचा रहेगा। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या मिलेगी, लेटराइट मिट्टी। कैसी मिट्टी, लेटराइट। गॉट इट, समझ में आया। और यहाँ पे फसलें कौन सी होगी फिर, केरल में ये फेमस है तो फसलें काजू और मसाले, ठीक है, चाय वगैरह यहाँ पे उगाई जाती है।
तो ये लेटराइट भी कंप्लीट हो गया हमारा। इसके अंदर क्या जीवाणु हुमस की मात्रा तेजी से नष्ट हो जाती है तापमान के कारण। ठीक है, फिर बात करते हैं हम कि नाइट्रोजन और फास्फोरस कैल्शियम की कमी होती है इसके अंदर। क्या होती है? कमी। नाइट्रोजन, फास्फोरस बताया था कि मैंने, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, लोहा ऑक्साइड, पोटास वगैरह अधिक होते हैं इसके अंदर, पोटास भी लिख लीजिए। कैसे भागों में? मानसूनी जलवायु वाले भागों में जहाँ वर्षा अधिक होगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, और इस साइड भी किसकी? केरल के लिए फेमस है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, इस साइड में फेमस है ये चीज़, क्योंकि कांजू की खेती हो जाती है इसके अंदर अच्छे से, ईंटें बनाने के काम आती है। ओडिशा, असम भी ले लीजिए, असम में भी मिलती है ये। आई होप लेटराइट कंप्लीट हुआ होगा, समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं फिर। मतलब मोस्टली प्रायद्वीपीय भाग में ही मिलती है ये। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी कौन सी देखें? बोलो, शुष्क मृदा ही देख लेते हैं। इसमें क्या होता है देखिए, शुष्क मृदा, शुष्क मृदा, सूखी मृदा। ठीक है, लाल, कैसा होता है इसका रंग? लाल से लेके किसमिसी रंग तक। ठीक है, लाल से किसमिसी रंग तक ऐसा दे रखा है बुक में, ये रंग होता है इसका। और जैसे कि सूखी है तो मतलब तापमान अधिक होगा उस जगह पे मिलेगी। इसमें क्या होती है? लवण की मात्रा अधिक होती है। संरचना होती कैसी है? बलुई। कण कैसे होते हैं इसके? बलुई, लवणीय होती है। ठीक है, जिस करके इसके अंदर पौधे वगैरह नहीं लग सकते, या लगते हैं जो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो ये मृदा है ना, नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है इसके अंदर कि जो वाष्पित करके जो पानी का क्षेत्र होता है थोड़ा बहुत, वहाँ से जल वाष्पीकृत हो जाता है और नमक क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है ऐसे क्षेत्रों में। ठीक है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होता है यहाँ पे, तापमान ज़्यादा होगा हाई, तो क्या होगा? नमी और हुमस क्या होगी? कम होगी। ये एक उर्वरता के पार्ट होते हैं मिट्टी के। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और मिलेगी पश्चिमी राजस्थान के भागों में मिलेगी ये मिट्टी, राजस्थान ही ले डूबा है ऐसी चीज़ों को। और जो नाइट्रोजन और फास्फोरस होते हैं इसके अंदर थोड़े बहुत, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है ये, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क मृदा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ नहीं है, पत्थर होते हैं इसके निचले भाग में, कंकड़ पत्थर होते हैं। और निचले भाग में क्या? चूने की मात्रा बढ़ती रहती है। ये बता ही दिया। हुमस और जैव पदार्थ क्या होते हैं? कम होते हैं इसके अंदर। चलिए अब दूसरी देखते हैं। लवण मृदा। तो लवण मृदा से तो वैसे ही समझ में आ रहा है कि लवणीय है, तो प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगी। लवण मृदा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ज़्यादा क्या होगा इसके अंदर? लवण होगा। ठीक है, तो इसके अंदर मात्रा क्या क्या होगी? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। अधिकता सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है, अधिकता होगी इसकी। ठीक है, और क्या होगा इसके अंदर? अब जैसे लवणीय है तो क्या है? फसल के लिए सही नहीं है। कहाँ मिलेगी? पश्चिमी गुजरात और पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में मिलेगी। ठीक है, क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? समुद्र जल से क्या होता है? लवण मृदा के विकास को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि देखिए ये समुद्र है। ठीक है, फिर यहाँ से क्या होता है? डेल्टा बनते हैं। यहाँ पे डेल्टा बनेंगे तो यहाँ पे जो समुद्र जल है वो क्या करेगा? खारा होता है,
तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ की जो मिट्टी है उसको कैसा बना देगा, लवणीय बना देगा। कैसा बना देगा, लवणीय। तो डेल्टा क्या है, इसको जल को खराब, मिट्टी को खराब करते हैं, कैसा बना देते हैं, लवण बना देते हैं। और जहाँ बहुत ज़्यादा सिंचाई होती है और गहन कृषि की जाती है, ठीक है, कौन से क्षेत्रों में, गहन कृषि वाले क्षेत्रों में, और जहाँ पे सिंचाई ज़्यादा होती है, सिंचाई ज़्यादा होती है, और जो हरित क्रांति के क्षेत्र हैं उनमें क्या होता है, ये मृदा कैसी बना देते हैं, ये लवणीय बना देते हैं। क्यों बना देते हैं, क्योंकि देखिए ये सब गहन कृषि होगी तो वहाँ पे पानी ज़्यादा देना पड़ेगा। पानी ज़्यादा देंगे तो वो क्या करेंगे, जो फसल लगती है वो तो जो ये पदार्थ हैं जो उनको चाहिए वो ले लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं, लेकिन जो पानी होता है वो क्या, वाटर वेपर बन के हवा में चला जाता है। वाटर वेपर जब चला जाता है तो पानी के अंदर थोड़ी बहुत अगर लवण की मात्रा है तो वो उस मिट्टी में रह जाती है, तो वो उसको लवणीय बना देती है। सिंचाई ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा बनेगा, तो जिस कारण वो भी क्या हो जाएगी, मिट्टी को लवणीय बनाने में पूरी सहायता करते हैं। ठीक है, शुष्क जलवायु वाले दशाओं में अत्यधिक सिंचाई, और एक है कि ये क्या बनाते हैं, इसको एल्कलाइन भी बोलते हैं। शुष्क और आर्द्र क्षेत्रों में होती है ये, ठीक है, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, आर्द्र बोल दिया सॉरी, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होती है। ठीक है, और कैपिलरी बोलते हैं इसको, ये क्या बनाती है, इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी एक्शन होता है, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, केशकत्व, क्या बोलते हैं यार, क्या अजीब अजीब नाम, केशकत्व। ठीक है, ये क्रिया होती है इस मिट्टी के अंदर, मतलब वाष्पीकरण की जो प्रोसेस होती है, मैंने बताया इससे क्या होगा, वाटर वेपर बनेंगे, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कह रही हूँ, क्या नाम आ रहे हैं, प्रक्रिया होगी, तो जिससे क्या बनेगा, मिट्टी को कैसे बना देगा, ये लवणीय बना देगा। तो लवणीय मिट्टी में और कुछ नहीं है, बस अगर क्षेत्र देखना चाहो तो क्षेत्र देख लीजिए। पश्चिमी गुजरात मतलब डेल्टा वाले क्षेत्र, ठीक है, जैसे पूर्वी तट डेल्टा बनाता है, पूर्वी तट डेल्टा बनाता है, समुद्र से नियर है, इस करके ये है हमारा लवणीय मृदा। अब हम बात करेंगे पीटमय मृदा की। पीटमय मृदा मतलब पीट पीट के बनाई गई है ना, आर्द्र क्षेत्रों में मिलेगी ये। कैसे क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में। और यहाँ पे क्या होगी, जीवाश्म की मात्रा ज़्यादा होगी। क्यों होगी, पीटमय, भारी वर्षा व आर्द्रता वाले क्षेत्रों में। ठीक है, क्या इसके अंदर वनस्पति लगेगी, वनस्पति लगेगी तो वहां पे जीवांश क्या होंगे, अधिकता, जीवांश की क्या होगी, अधिकता होगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में क्या, वनस्पति अधिक लगती है, वनस्पति अधिक लगती है, तो जो मृत जीवाश्म पाए जाते हैं, इस कारण मृत जीवाश्म पाए जाते हैं, जिससे ये मिट्टी की क्या, उर्वरता बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में उर्वर मिट्टी मिलती है। ठीक है, यही फसल के लिए भी बहुत अच्छी है, कृषि के लिए अच्छी है। और जैव पदार्थ की मात्रा इनके अंदर, किसकी, जीवांश की मात्रा होती है 40 से 50% जीवांश की। ठीक है, और गाढ़े काले रंग की होती है, गाढ़ा होता है काला रंग। ठीक है, गाढ़े काले रंग की होती है। और क्षारीय भी कहीं कहीं, हर जगह नहीं, कहीं कहीं ये क्षारीय भी होती है, क्षारीय मृदा भी होती है ये कुछ भागों में। ठीक है, और मिलती कहाँ है, बिहार के साइड, बिहार, उत्तरांचल, ठीक है, इस साइड, तमिलनाडु में भी पाई जाती है, उड़ीसा में भी पाई जाती है, लिख लेते हैं। उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में, बिहार के उत्तरी भाग में, ठीक है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु
उड़ीसा लिखते हैं, उड़ीसा के कुछ भागों में ये कैसे पीठमय मृदा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वन क्षेत्र है वो ज़्यादा है, वनस्पति ज़्यादा है इस क्षेत्र में, क्योंकि भारी वर्षा होती है, आर्द्रता ज़्यादा है, जिस कारण यहाँ पे जीवाश्म वनस्पति अधिक है, उसके मृत जीवाश्म से क्या उर्वरता बढ़ती है वहाँ की। ठीक है, तो ये समझ में आई होगी आपको, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाली। अब देखते हैं वन मृदा। वनीय क्षेत्रों में अब वन ज़्यादा कहाँ होंगे, कहाँ होंगे बताइए? प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में होंगे। कहाँ होंगे? प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में, और पर्वतों पे निर्माण होगा इसका। वन मृदा कहाँ होगी बताइए? पर्वतीय क्षेत्रों में होगी। कहाँ? पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, इस साइड हम चलते हैं, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इस साइड। ठीक है, जम्मू कश्मीर हो गया। आया समझ में कि किस हिस्से में होती है ये? जहाँ जैसे हिमालय का पार्ट है ना, कि हिमाच्छादित भागों में, ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, और उत्तर पूर्व का क्षेत्र भी बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनमें क्या होती है? कम हुमस होती है, अम्लीय होती है, अम्लीय, और हुमस क्या होती है? कम होती है। और कुछ ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, बस यही है। मृदा को गुण और इसके आधार पे बांट दिया गया है। उत्तरांचल, हिमाचल, जैसे उत्तर पूर्वी भाग मैंने बता ही दिया, प्रायद्वीपीय भाग भी है, जहाँ पर्वत होंगे वहाँ ये वन मृदा मिलेगी। बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि मिट्टी का अपरदन करने से रोकती है, इधर उधर ले जाने से ये रोकती है, क्योंकि जैसे पेड़ होंगे बहुत सारे, है ना, तो मिट्टी क्या कर लेंगे, जो बह रही होगी उनको रोक लेंगे। तो ये वन मृदा किसको? मिट्टी के अपरदन को बचाने के लिए, जहाँ मिट्टी ये बचाई जाती है ना, वन क्षेत्रों में ही होंगे। और पर्वतों पे पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ मिलेंगी, वनस्पति ज़्यादा होती है वहाँ पे। अब देखिए एक नाम आया है मृदा अवकर्षण। मृदा अवकर्षण क्या होता है? मृदा अवकर्षण, मृदा अवकर्षण होता है उर्वरता में ह्रास, उर्वरता में ह्रास, या कह दो कमी। ठीक है, और मृदा अपरदन होता है एक। क्या होता है? मृदा अपरदन। मृदा अपरदन होता है जो मृदा का ऊपरी भाग है उसका क्या होना? खत्म होना, मतलब आवरण का विनाश। ठीक है, उसकी आकृति भी लिख सकते हो, आवरण का विनाश। अब देखिए दोनों में अंतर समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे रसायन पदार्थ वगैरह मिलके इसकी उर्वरता को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। रसायन क्या कर देते हैं? उर्वरता को कम कर देते हैं, जिस कारण इसको क्या कह देते हैं? मृदा अवकर्षण। और अब ये बहुत हो रहा है, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्या करती हैं? अपना कचरा मिट्टी में डाल देती है, जिससे उनकी उर्वरता में क्या होता है? ह्रास होता है। और मृदा अपरदन बहुत कारणों से हो सकता है, जैसे वायु से हो सकता है, जल से हो सकता है, हिम से हो सकता है, समुद्रों से हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे रीजन है मृदा अपरदन के। मानवीय कारक भी हो सकते हैं। कैसे? जैसे क्या करते हैं लोगों, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसके कारण क्या होता है? लोगों को रहने के लिए घर चाहिए होता है, तो लोग क्या कर रहे हैं? जो जमीन पड़ी है, जहाँ उपजाऊ मिट्टी है, तो उसको भी क्या कर देते हैं? हटा देते हैं वहाँ से। हटाते क्या है? वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं, तो वो मिट्टी कोई काम की नहीं होती। फिर काम का कैसे आएगी? वहाँ घर को खोद के नीचे वहाँ पे कृषि थोड़ा ना करेंगे, है ना। तो ये मानवीय कारक भी हैं जो क्या करते हैं? मृदा अपरदन में पूरी हेल्प करते हैं। अब जलीय कारक देखिए, एक तो होता है अवनालिका अपरदन, और एक होता है परत, ठीक है, अपरदन। ये तो समतल भागों में होता है, बारिश ज़्यादा होती है जिस कारण होता है। और ये क्या होता है? ढाल वाले भागों में होता है, ढाल वाले भागों में होता है। ठीक है, तो ये जब ढाल वाले भागों में होता है तो ये क्या कर देते हैं? वहाँ पे उस क्षेत्र को क्या बना देते हैं? बीहड़ क्षेत्र बना देते हैं। मतलब यूँ ना,
ऐसे ऐसे नालियाँ से बना देते हैं, तो वहाँ पे कृषि नहीं हो पाती, ठीक है। और देश में लगभग हर साल कितने बीहड़ बनते जा रहे हैं, 8,000। और अपने देश में मतलब मोस्टली जहाँ देखें कि जो क्षेत्र बीहड़ बनता है वो कितने हैं, 4। एक तो जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है वो, दूसरा खंबात की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो, और तीसरा अगर बात करें तो पंजाब की जो शिवालिक श्रेणी है वो, और चौथा छोटे नागपुर की। चलो लिख लेते हैं, जो 4 क्षेत्र हैं जहाँ बीहड़ का निर्माण होता है। पहला क्या है, चंबल का क्षेत्र। चंबल में भी क्या, चंबल का जो मध्य और निचला प्रवाह क्षेत्र, मध्य व निचला प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। दूसरा खंबात की खाड़ी, जो कहाँ, गुजरात की साइड है, खंबात की खाड़ी। और इसका भी अगर हम देखना चाहें तो कौन सा भाग इसका, पूर्व व उत्तर पूर्व का क्षेत्र, पूर्व व उत्तर पूर्व का क्षेत्र। तीसरी अगर हम बात करें तो पंजाब की शिवालिक श्रेणियों के नीचे, पंजाब में शिवालिक श्रेणियों के नीचे। और अगर चौथी बात करें हम तो चौथा क्या बताया मैंने आपको, जो छोटा नागपुर की उच्च भूमि है, छोटा नागपुर की उच्च भूमि और जो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो। तो मतलब ये तो देखिए जहाँ पहाड़ी होगी ना उस क्षेत्रों में ये अवनाली का अपर्दन ज़्यादा होगा, जो ढाल वाले क्षेत्र होंगे। और क्या निर्माण करेंगे, बीहड़ निर्माण करेंगे। और प्रतिवर्ष कितना क्षेत्र होता है, प्रतिवर्ष 8,000 हेक्टेयर भूमि क्या हो जाती है, बीहड़ बन जाती है। तो ये अपर्दन बहुत मेजर है इसका। और अब हम बात करेंगे कि कुछ रासायनिक पदार्थ भी हैं जो क्या करते हैं, मृदा अपर्दन का काम करते हैं। रासायनिक पदार्थ कैसे करेंगे वो तो इसमें करके, मतलब रसायन हैं जो क्या करते हैं, मृदा को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। तो इन सब से हमें क्या करना है, मृदा को अब बचाना है, ठीक है। उसका राष्ट्रीय स्तर पे क्या करना है, प्रचार प्रसार करो कि मिट्टी का जो अपर्दन है उसको रोको, जो अवकर्षण हो रहा है उसको रोकिए। इसके लिए ना बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं, जो केंद्रीय मृदा संस्था बताई थी मैंने आपको, पहली वीडियो देखना मेरी जाके ज़रूर। तो उसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया कि जो मृदा संरक्षण हो रहा है ना, पहली बात तो 15 से 25% ढाल प्रवणता वाली भूमि पे क्या, कृषि मत करो। संरक्षण के उपाय हैं, 15 से 20% ढाल प्रवणता वाली भूमि पे कृषि ना करो, ठीक है। संरक्षण। और क्या करना है कि जो औद्योगिक कार्य हो रहे हैं उसके बाद में जो कचरा है वो वहाँ मत फेंको, ठीक है। एक डिग बनाओ और वहाँ डाल दो, ठीक है। तो ऊपर की जो उर्वरता है वो बनी रहेगी। फिर ये कहता है कि सीढ़ीदार खेत बनाकर करो। क्या बनाओ, सीढ़ीदार खेत से क्या करो, कृषि करो। जिससे क्या होगा कि मिट्टी का बहाव होगा वो यहाँ पे ऐसे स्टेयर्स में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वो क्या नहीं होगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। लवणीय नहीं होगा या फिर रसायन नहीं मिलेगा। दूसरा कहता है कि जो स्थानांतरण कृषि है, कृषि ये बंद करो। क्योंकि जैसे स्थानांतरण कृषि में क्या होता है कि वनों को क्या जला दिया जाता है, जला कर क्या करते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ये तो भूमि कर दी खराब, दूसरी जगह जाके वो भी खराब कर देंगे, है ना। तो इस कारण ये कृषि ना करें और चराई भी ना हो ज़्यादा। और जहाँ बीहड़ बन गए हों, क्या बन गए हों बीहड़, वहाँ क्या करें, चारा उपजाने की सोचें ताकि चराई का क्षेत्र वो बन जाए। और समोच्च रेखा के अनुसार मेड़बंदी, सीढ़ीदार खेत, वानिकी मतलब वनों को विनाश से रोकना, वन विनाश रोको। जिससे क्या होगी, मृदा अपर्दन अपने आप
रुक जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को अपने अंदर अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, आगे बहने नहीं देते, जिस कारण जो वन विनाश हो रहा है उसको रोको। अर्ध और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या करना है, कृषि योग्य भूमि, जैसे क्या होता है, टिल्ले होते हैं, क्या कर देते हैं, वायु अपर्दन कर देते हैं। तो कहता है कि अर्ध शुष्क व शुष्क क्षेत्रों में क्या करना है, जो टीले बने हुए हैं वहां पे क्या, वृक्षों की रक्षक मेखला बना दो, वृक्षों की रक्षक मेखला बना दो, जिससे क्या होगा कि हवा से जो रेत के टीले हैं, ऐसे टीले क्या मिट्टी का अपरदन नहीं करेंगे, ठीक है। वन्य कृषि करके इनको रोका जा सकता है। चारागाहों की जो भूमि उपयुक्त नहीं है फसल के लिए, वहां पे चारागाह भूमि बना दीजिए। कैसे बना दीजिए, चारागाह भूमि बना दीजिए, जो अनुपयुक्त भूमि है उसको। ये हेल्प तो आप सबको मिलके, आप सबको नहीं, हम सबको मिलके करनी पड़ेगी, अगर जो चीजें हैं अपन को उन्हें बचाना है तो। अदरवाइज एनवायरनमेंट अपना अर्थ एक दिन स्पॉइल होना निश्चित है, क्योंकि अब उनका जो क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादा उपभोग कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ले रहे हैं हम, मतलब पॉपुलेशन कम नहीं होनी, वो बढ़ती जाएगी। और जो ये कोरोना वाला है ना, वो भी मुझे एक सिर्फ स्कैम लग रहा है और कुछ नहीं है, ठीक है। फिर केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने क्या किया है, मृदा संरक्षण के लिए बहुत सारी योजना बनाई है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग वाली में वीडियो में बता दिया था, और अपना ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक जो है केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान क्षेत्र संस्था, इसने क्या किया है, पश्चिमी राजस्थान में क्या किया है इसने, कि जो मृदा संरक्षण के लिए क्या योजना बनाई, और टीलों को स्थिर करने का काम किया है। तो अपना टॉपिक खत्म होता है, मैंने कहा था 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लगे रहिए तैयारी में, पढ़ाई का कोई अंत नहीं है। वो कहते हैं ना, शिक्षक के पास ही होता है प्रलय और निर्माण है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।